नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। तो हम लोग आज की क्लास में पठारी क्षेत्र के बारे में, जो भारत का प्रायद्वीप भारत है उसके पठारी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लासों में हमने सबसे पहले भारत को जाना था, भारत का सामान्य जो परिचय हमने देखा था। उसके आगे की क्लास में हमने जो भारत में विभिन्न पठार और पहाड़ है उनके बारे में हमने एक ब्रीफ सा अध्ययन किया। उसके आगे हम लोगों ने ये देखा था कि भारत का भूभौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है। और उसके आगे हमने हिमालय का विस्तृत अध्ययन किया था, जिसमें ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और उसके आगे हमने उत्तर पूर्वी जो पहाड़ थे उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आज की जो हमारी क्लास है हम उसमें प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है उसमें क्या क्या चीज़ अवस्थित है, कौन सा पहाड़, पर्वत, चोटियाँ, सब कहाँ पर अवस्थित है। इनको हम लोग बहुत ही प्यार से समझने का, बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय उच्च भूमि आती है, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र आता है। तो आज हम लोग जो है केंद्रीय उच्च भूमि और जो है पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार के बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले केंद्रीय उच्च भूमि से। तो केंद्रीय उच्च भूमि में के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हम लोग सबसे पहले यही चीज़ देख लेते हैं। तो आप जैसे भारत का मानचित्र देखते हैं तो उसमें अरावली का, जो अरावली पर्वत को देखते हैं, तो केंद्रीय उच्च भूमि में क्या आता है, अरावली पर्वत आता है। तो अरावली पर्वत से अगर हम लोग पश्चिम की ओर चले जाएंगे तो इसमें राजस्थान का बांगर क्षेत्र आता है। और अरावली से जो है कई नदियाँ भी निकलती हैं, जिसमें लूनी नदी प्रमुख है, बनास नदी हो गई। जब हम अरावली से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले मेवाड़ का पठार मिलता है। जो मेवाड़ का पठार है वो बनास नदी से अपवहित क्षेत्र है। उसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं मालवा का पठार आता है। मालवा का पठार चंबल नदी से अपवहित क्षेत्र पर है। उसके आगे हम लोग बुंदेलखंड का पठार देखते हैं, जो कि केन और बेतवा जैसी नदियों से प्रवाहित क्षेत्र है। उसके आगे भांडनेर का पठार आता है, भांडनेर का पठार है। और उसके आगे बघेलखंड का पठार देखते हैं। बघेलखंड का पठार सोन नदी से अपवहित है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर आप मानचित्र खोलेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि राजस्थान में अरावली आपको दिखेगा, और अरावली के पश्चिम साइड में आपको मेवाड़ का पठार दिखेगा। और मेवाड़ पठार से अगर थोड़ा सा आप जो है दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे तो आपको मालवा का पठार दिखेगा, जिससे चंबल नदी जो अपहित हो रही है। और इन सबके नीचे आप क्या देखेंगे, विंध्याचल का पर्वत है, यानी विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। और जो अरावली श्रृंखला है ये दक्षिण पश्चिम गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है। तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है और उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली हुई है। तो देखते हैं अरावली श्रृंखला के बारे में। तो अरावली पर्वत क्या है, प्राचीनतम अरावली पर्वत अगर हम लोग देख रहे हैं तो अरावली पर्वत क्या है, प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। ये अपशिष्ट पर्वत है, रेजुअल पर्वत अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और इसका उच्चतम शिखर कहाँ स्थित है, गुरु माउंट आबू पे, जो कि सिरोही जिले, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू है। वहाँ पर जो है माउंट आबू क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर गुरु शिखर इसका उच्चतम शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पड़ता है, राजस्थान के सिरोही जिले में। तो आप जानते हैं माउंट आबू जो है, जो जैन धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर जैन धर्म के लोग जो है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये धार्मिक स्थल है। पश्चिम भारत का प्रमुख जलवायु विभाजक कौन है, ये भी अरावली है। जैसे अरावली आप क्या देखते हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अगर आप देखते हैं कि जैसे जो भारत का मानसून होता है तो आप क्या देखते हैं कि जो है, जो इसके अरावली के पश्चिम में क्या देखते हैं, मतलब बारिश कितनी होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर आप देखेंगे। लेकिन अरावली के जैसे पश्चिम के साइड जो है, पूर्वी साइड में 50 सेंटीमीटर तक बारिश देखते हैं। पश्चिम साइड में देखेंगे तो बारिश कितनी हो जाती है, 25 सेंटीमीटर तक हो जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र में कि हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है।
और यहाँ पर आर्द्रता न्यूनतम हो जाती है। और अरावली पर्वत के कारण क्या होता है, जो आर्द्रता युक्त जो है हवाएं होती है, मानसूनी हवाएं जो भारत के उत्तरी मैदान को पार करते हुए आगे बढ़ती हैं, जो अरावली के कारण क्या होती है, रुक जाती हैं और उसको पार नहीं कर पाती हैं और आगे के क्षेत्रों में कम वर्षा करती हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा पश्चिमी भारत का प्रमुख जल विभाजक भी है। और अरावली से अगर हम लोग पूर्व में साइड में आते हैं तो मेवाड़ का पठार पड़ता है। मेवाड़ का पठार एमपी और राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मेवाड़ का पठार अवस्थित है। यहाँ पर बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है। आगे देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ऐतिहासिक दृष्टि से भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मांडू वगैरह क्षेत्र देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर कई सारे राजा रहे और जो है हम इतिहास में पढ़ते हैं। ये एक उपजाऊ क्षेत्र भी है, क्योंकि यह क्षेत्र किससे निर्मित है, बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। राजस्थान में इसे हड़ौती का पठार कहते हैं। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है, यहीं पर स्थित है। आप जानते हैं चंबल नदी जो है जिस क्षेत्र से गुजरती है काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर अवनलिका अपर्दन होता है, जिसके कारण क्या होता है, बीहड़ क्षेत्र बन जाता है। और मृदा यहाँ पर जो है मृदा अपर्दन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है, ये चंबल नदी के क्षेत्र में ही होता है। आप जाते होंगे कभी, आप जो है राजस्थान साइड में या फिर चंबल नदी के क्षेत्र से अगर गुजरते हैं तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े बीहड़ क्षेत्र पड़े हुए हैं, जो कि अवनलिका अपर्दन से ही प्रभावित क्षेत्र है। मालवा के पठार देखा जाए ग्रेनाइट और निच से भी बना हुआ है। ये विच्छेदित लावा पठार का उदाहरण है। यहाँ यह काली मृदा से ढका हुआ क्षेत्र है। आगे देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार आप देखते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का झांसी महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया, तो ये जो विभिन्न जिले हैं ये जो है कहाँ पर, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आते हैं। बुंदेलखंड ग्रेनाइट और नेस की चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पर केन और बेतवा नदी का अपवाह क्षेत्र है। वर्तमान में आप देखते हैं केन नदी और बेतवा नदी के बीच में क्या बनाया जा रहा है, रिवर लिंकेज प्रोग्राम लेके आया गया है, जिससे जो है अभी कुछ ही दिनों पहले जो है भारत सरकार ने जो है इस परियोजना को शुरू किया है। तो ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना भी होगी जो सफल रूप से क्रियान्वित होगी। इसके आगे क्या देखते हैं, भांडेर खंड का पठार आता है। तो भांडेर खंड का पठार और बघेल खंड का पठार क्या है, ये जो है संक्रमण क्षेत्र है और केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी पठार से जोड़ते हैं। तो ये क्या था, हमने देखा केंद्रीय उच्च भूमि को पहले हमने देखा, जिसमें हमने अरावली को देखा, मेवाड़ का पठार देखा, मालवा का पठार देखा, बुंदेलखंड देखा, भांडेर खंड देखा, बघेल खंड का पठार देखा और उसके दक्षिण में हमने क्या देखा, विंध्यन पर्वत श्रृंखला देखी। तो आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं विंध्यन पर्वत श्रृंखला क्या है। तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो पश्चिम से ये पूर्व तक फैली हुई है। तो पश्चिम में कहाँ से शुरू होती है, गुजरात के जोबट हिल्स के पास से स्टार्ट हो जाती है और पूर्व में कहाँ तक जाती है, बिहार के कैमूर पहाड़ी तक विस्तृत है। यानी जोबट हिल से लेकर कैमूर पहाड़ी तक विंध्यन पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। इसका विस्तार देखा जाए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक जो है ये विस्तृत, यानी 4 राज्यों में इसका विस्तार है। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। मध्य भारत का महत्वपूर्ण जल विभाजक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए कि भारत की अनेकों नदियां कहाँ से, विंध्याचल पर्वत से गुजरती हैं और कहाँ पर गंगा या फिर जो है यमुना की सहायक नदियां ये होती हैं। और इसके दक्षिण में हम क्या देखते हैं, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी में अनेक सहायक नदियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। तो ये क्या करता है कि उत्तर और दक्षिण में जो है एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। तो प्रायद्वीप भारत या उत्तरी भारत का कह सकते हो, ये महत्वपूर्ण जल विभाजक है। यहाँ धात्विक खनिज प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। क्या है, ये अवसादों से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर धात्विक खनिज प्राप्त नहीं होता है। प्रायद्वीप भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या कह सकते हो, धात्विक खनिजों का अभाव है। इसमें क्या होगा, लाल बलुका पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर की चट्टान मिलेंगी
और क्या कह सकते हैं, जीवाश्म युक्त चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो है क्या विंध्याचल पर्वत में या विंध्यन पर्वत में जो है धात्विक खनिज पाया जाता है, तो आप इसमें आंसर करेंगे नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले मैप पे हम इसको देख लेते हैं। जो हमने देखा कि केंद्रीय उच्च भूमि के में कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप इसको मैप पे यहाँ देखिए। जैसे आपने ये देखा था, ये क्या था, अरावली पर्वत श्रृंखला है, आपने देखी। ये क्या है, मेवाड़ का पठार आपने देखा, और मैंने इसके बताया था कि इसके दक्षिण पूर्व में क्या है, मालवा का पठार है। ये क्षेत्र आप देखते हैं बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं इस जगह पर क्या है, भांडेर है, और इस जगह पर क्या है, बघेलखंड का पठार है। तो ये सारी छिद्र हमने देखी, और ये क्या है, ये फैली हुई है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। एक बार आप मैं मैप क्लीन कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखिए कि कौन कौन सी चीज कहाँ पर फैली हुई है। तो आई होप आपने देख लिया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं पूर्वी पठार की ओर। तो पूर्वी पठार के कौन कौन से भाग हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार में कौन कौन सी चीजें आती हैं, छोटा नागपुर का पठार आता है, छत्तीसगढ़ और महानदी बेसिन क्षेत्र आती है, दंडकारण्य का पठार। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी पठार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं जो छोटा नागपुर पठार है उसका विस्तार कहाँ तक है। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तक है। तो अगर हम लोग छोटा नागपुर पठार का अगर विभाजन करें तो इसके दक्षिणी क्षेत्र को देखते हैं। तो दक्षिणी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, रांची का पठार कहते हैं। तो रांची पठार जो है वो किससे अपवहित क्षेत्र है, वो स्वर्ण रेखा के नदी से अपवहित क्षेत्र है। आप जानते हैं स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही क्या, जमशेदपुर भी अवस्थित है। तो छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी है, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सीमा बनाती है। तो जो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में आप दो तीन तथ्य याद रख लीजिए। यह छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और उसके अलावा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है, और अंततः क्या, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। और उत्तरी क्षेत्र में हजारीबाग का पठार स्थित है। तो हजारीबाग का पठार और रांची पठार के मध्य में कौन सीमा बनाता है, दामोदर नदी बनाता है। तो दामोदर नदी है वो क्या है, छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो दामोदर नदी है। और यह कोयला का भंडार, यानी कि जो भारत का कोयले का भंडार किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, वो दामोदर नदी की घाटी में पाया जाता है। आप जानते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना भी हमारे यहाँ जो है क्रियान्वित की जा रही है। और ये किससे प्रभावित परियोजना थी, अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना से प्रभावित परियोजना है। तो हजारीबाग क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। जो हजारीबाग पठार है उसकी सबसे ऊंची हिल्स कौन है, पारसनाथ हिल है, जो कि लगभग 1366 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो एक ये तथ्य हमने देख लिया। उसके आगे हम बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो क्या होता है, हजारीबाग के अगर हम लोग उत्तर पूर्व में देखते हैं, वहां पर राजमहल हिल पड़ती है। तो राजमहल हिल्स कहाँ है, वो संथाल परगना में है। आप इसे झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर देखते हैं। और यहाँ पर क्या है, डालमा हिल अवस्थित है। जो डालमा हिल्स हैं वो प्रायद्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रायद्वीप भारत में क्या कोई ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, तो आप कहेंगे हाँ, वो क्या है, वो है डालमा हिल्स। तो डालमा हिल्स प्रायद्वीप पठार का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये भी तथ्य आप याद रखिए। आगे देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में। छत्तीसगढ़ बेसिन क्या है, वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तृत है। ये कैसी एक स्ट्रक्चर्ड बेसिन है। स्ट्रक्चर्ड यानी संरचनात्मक बेसिन, यानी इसका निर्माण कैसे हुआ है, वो अंतर्जात बलों के कारण हुआ है। अंतर्जात बलों में आप पटल विरूपण शक्तियां देखते हैं, उसके अंतर्गत आता है महादेश जनक बल। तो महादेश जनक बल में क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स लगता है विवर्तनिक क्रियाओं के कारण, या कह सकते हो अंतर्जात बली क्रियाओं के कारण क्या होता है, वहां पर डाउनवर्ड फोर्स लगता है, और उसके कारण क्या होता है, छत्तीसगढ़ बेसिन का निर्माण होता है। यह महानदी क्षेत्र से अपवहित क्षेत्र है। महानदी का अपवाह क्षेत्र है। महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी निकलती है अमरकंटक के पर्वत से। और यहाँ पर भी कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
आज छत्तीसगढ़ बेसिन की एक और महत्वपूर्ण बात बताई जाए तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर चावल की सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। चावल की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ बेसिन में, इसलिए इसे चावल का कटोरा भी कहते हैं। तो भारत का चावल का कटोरा कौन है? छत्तीसगढ़ बेसिन है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं पूर्वी पठार का। पूर्वी पठार में हमने नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन देखी। इसका अगला पठार हम लोग दंडकारन पठार देखते हैं। तो दंडकारन का विस्तार हम लोग देखते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। कितने राज्यों में हम लोग देखते हैं? 5 राज्यों में, जिसमें उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर भारी मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। साथ साथ यह सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है। आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है और ये जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। बैलाडीला रेंज यहाँ पर आप देखते हैं, इसकी हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पर भारी मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है, जिसका निर्यात विशाखापत्तनम के बंदरगाह से किया जाता है जापान को। काला हांडी का पठार इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इंद्रावती नदी का अपवाह क्षेत्र भी यही स्थित है। आप जानते हैं दंडकारन का पठार है, सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जैसे सुकमा, कालाहांडी ऐसे क्षेत्र इसी यहीं पर अवस्थित है। आप एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से इस पूरी पठार को आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ बेसिन है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन के ऊपर क्या स्थित है? छोटा नागपुर का पठार स्थित है। छोटा नागपुर के पठार में दक्षिण में हम क्या देखते हैं? रांची का पठार है, और उसके उत्तर में हजारीबाग का पठार है, और उसके पूर्वोत्तर में हम लोग क्या देखते हैं? राजमहल हिल क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ बेसिन कैसी, छत्तीसगढ़ का पठार है वह एक पार्टलैंड स्थलाकृति का उदाहरण है, क्योंकि द्वीप रूपी संरचना, इसे पार्टलैंड स्थलाकृति भी कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में क्या है? दंडकारण्य का पठार है। तो आप आई होप पूर्वी पठार को समझ चुके होंगे। अब इसे मैप में भी देख लेते हैं। तो पूर्वी पठार के क्षेत्र में हम लोग, इसके पहले जो हमने देखा था, केंद्रीय उच्च भूमि में हमने अरावली का पठार देखा था, फिर मेवाड़ देखा था, मालवा देखा था, बुंदेलखंड का पठार देखा था, फिर यहाँ पर हमने भांडेर देखा था, और यहाँ पर बघेलखंड देखा था। और इसके दक्षिण में हमने क्या देखा था? ये देखा था विंध्यन पर्वत श्रृंखला। अगर हम इस पूर्वी पठारी क्षेत्र में जब हम लोग आते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग का मिलन होता है छोटा नागपुर के पठार से। तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में क्या स्थित है? हजारीबाग का पठार स्थित है, और इसके दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ बेसिन या छत्तीसगढ़ प्लेन कह सकते हैं, ये इसके दक्षिण में अवस्थित है। और उसके दक्षिण में हम लोग देखते हैं दंडकारण्य का क्षेत्र है। ये दंडकारण्य का क्षेत्र आप देख रहे हैं। और आगे हम लोग देखें तो राजमहल हिल, तो राजमहल हिल्स कहाँ हमने बताया सब संताल परगना पे स्थित है। ये वेस्ट बंगाल और झारखंड की सीमा पर है। ये देखिए राजमहल हिल्स है, ये कहाँ अवस्थित है? ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये राजमहल हिल्स है। यहाँ पर साथ साथ यहाँ प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र जो है ज्वालामुखी डालमा हिल्स भी यहीं पर अवस्थित है। ये झारखंड का मैप है। ये रांची आप देख रहे हैं। ये जो है छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है। इसके उत्तर में हमने क्या देखा था? हजारीबाग। आप ये देखिए, ये रांची का पठार है। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बताया था? एक सुवर्ण रेखा नदी बहती है, जिसके किनारे क्या है? जमशेदपुर स्थित है। तो आगे हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार, हालांकि हिमालय को हम लोग पढ़ते समय उत्तर पूर्वी पठार के बारे में पढ़े थे, लेकिन एक बार इसको दोबारा से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि हजारीबाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर क्या है? राजमहल पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। और जब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक देखेंगे राजमहल गारो गैप है या मालदा गैप है। उसके आगे हम लोग क्या देखते हैं? आसाम के नीचे मेघालय क्षेत्र देखते हैं, जहाँ पर मेघालय का पठार स्थित है। हिमालय के उत्थान के क्रम में क्या होता है कि शिलांग का पठार का जो क्षेत्र होता है वो पहले जो है छोटा नागपुर क्षेत्र का भाग था, लेकिन हिमालय के उत्थान के क्रम में क्या होता है, यहाँ पर महादेश जनक शक्तियों के कारण क्या होता है? डाउनवर्ड फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर एक दरार का निर्माण होता है, या कह सकते हो एक गैप का निर्माण होता है,
जिसे मालदा गारो गैप या फिर राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। और क्या होता है, हिमालय का उत्थान होता है, उसके बाद जो है वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ से जो भारी मात्रा में अवसाद लाया गया और वहाँ इस क्षेत्र में निक्षेपित किया जाता है, जिससे आज ये निम्न गंगा के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का ही पठार का भाग है। तो आगे हम लेख देखते हैं मेघालय के पठार के बारे में। तो अगर मेघालय के पठार की बात करी जाए तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 610 से लेकर 1830 मीटर के बीच में है। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो है मेघालय पठार किसका भाग है, तो आप उत्तर देंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग। तो अगर इसे पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, गारो को देखते हैं। फिर पूर्व में हम लोग जयंतिया और बीच में इसके क्या है, खासी। तो आप इसको सीरियल वाइज याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो का उच्चतम शिखर क्या है, नौकरेक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नौकरेक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1412 मीटर है। यहीं पर जो है शिलांग का पठार स्थित है। खासी के बारे में जानते हैं। तो खासी में जो है आप देखते हैं चेरापूंजी है और मानसीम राव है। जहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये है मानसीम राम और चेरापूंजी। इसकी जो आकृति है वो कीप नुमा आकृति है, स्नेक फनल टाइप की होती है, जिसमें क्या होती है कि जो मानसूनी हवाएं होती हैं फंस जाती हैं और लगातार बारिश करवाती रहती हैं। जो जयंतिया पहाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा विखंडित है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में फैली हुई है। अगर मेघालय के पठार का हम लोग सीमांकन करें तो मेघालय के पठार में हम लोग क्या देखते हैं, पश्चिम में सिंगामारी नदी है और पूर्व में धनसरी नदी बहती है। इसके उत्तर में हम लोग क्या देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाहित होती है और दक्षिण में हम लोग देखते हैं क्या है, बांग्लादेश है। तो केंद्रीय उच्च भूमि के हम लोग दक्षिण में आएंगे। केंद्रीय भूमि उच्च भूमि के हम लोग दक्षिण में हमने क्या देखा था, विंध्य पर्वत श्रृंखला थी। उसके दक्षिण में हमने क्या देखा, नर्मदा नदी घाटी है। देखिए ये अमरकंटक पर्वत है जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। अमरकंटक उसकी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ से क्या निकलती है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहाँ से बहती है, ये विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर बहती है। अमरकंटक के बारे में और भी तथ्य हैं। अमरकंटक से सोन नदी और साथ साथ महानदी भी बहती है। यह एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का उदाहरण है। रेडियल ड्रेनेज यानी कि अरी प्रवाह तंत्र का उदाहरण है। तो सतपुड़ा की बात करी जाए, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जो कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और चट्टानों से निर्मित संरचना है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। तो गुजरात में इसे राजपीपला के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल रेंज के नाम से जानते हैं। और इसके मध्य कहाँ पर विस्तृत है, या मध्य प्रदेश में स्थित, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों में इसका विस्तार है। गुजरात में इसे राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव और छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल रेंज के नाम से जानते हैं। तो महादेव कहाँ पर स्थित है, महादेव पहाड़ियाँ जो है छिंदवाड़ा और बैतूल में स्थित है। तो महादेव में क्या पड़ता है, बैतूल का पठार पड़ता है और इसके दक्षिण में क्या है, गाबिलगढ़ पर्वत है। बैतूल से एक तथ्य और भी याद रखिए, ताप्ती नदी यहीं से बहती है। और महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जो कि पंचमढ़ी हिल्स पर अवस्थित है। और यह सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल रेंज की बात करी जाए, मैकाल रेंज जो है इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, अमरकंटक है। इससे तीन नदियां निकलती हैं। वेस्ट में इससे नर्मदा निकलती है जिसको हम देख चुके हैं। उत्तर में हम लोग सोन नदी देखते हैं। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद है, जिस पर आप देखते हो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में आप देखते हो। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानी जाती है। और ये सोन नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि पटना के पास मिलती है। साउथ में क्या देखते हैं, महानदी है। महानदी कहाँ पर गिरती है, महानदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये पूर्वी प्रवाह नदी है। और ये नर्मदा नदी क्या है, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और ये कहाँ गिरती है, ये गिरती है अरब सागर में। अरब सागर या कह सकते हो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में देखा जाए
तो ताप्ती नदी बहती है। तो ताप्ती नदी को हमने बताया था कहाँ से निकलती है, बैतूल के पठार से निकलती है। इसके आगे दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा है कहाँ कहाँ अवस्थित है। तो आप ये वाली जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ये क्या है? ये जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ये सतपुड़ा है। और इसके दक्षिण में क्या है? यहाँ पर क्या है? बैतूल का पठार है। ये महादेव पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं। बैतूल के पठार के नीचे गाबिलगढ़ की पहाड़ी है। और यहाँ पर क्या अवस्थित है? यहाँ पर अमरकंटक है। इस जगह पे अमरकंटक अवस्थित है। यहीं से क्या निकलती है? यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। और बैतूल के पठार से ताप्ती नदी निकलती है। और अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है। और इस जगह पे आप देखते हैं दक्षिण से महानदी भी निकलती है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे दक्कन का पठार और दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र। थैंक यू।